हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। आज हम लेके आए इंटीग्रेशन की वीडियो। लास्ट टाइम हमने की थी डिफरेंशिएशन, वो था कैलकुलस पार्ट 1 और आज हम करेंगे कैलकुलस पार्ट 2 इंटीग्रेशन। ये दोनों ही फिजिक्स के अंदर ही बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मैथ्स के टॉपिक है लेकिन फिजिक्स के अंदर यूज होते हैं, इसलिए हम इसको एक ब्रीफ में पढ़ेंगे ताकि फिजिक्स हमें सॉल्व करना आसान हो जाए, फिजिक्स समझना आसान हो जाए। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या बच्चों, अगर हमने एक पोजीशन टाइम ग्राफ लिया, सपोज ऐसा है, और पी पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो सिंपल पी पॉइंट पे एक टेंजेंट लेंगे, उसकी हम स्लोप निकाल देंगे। ये स्लोप क्या होता है ये समझने के लिए लास्ट डिफरेंशिएशन की वीडियो जरूर देखिएगा। तो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू स्लोप। अगर v एट पॉइंट P, अगर हम टेंजेंट की स्लोप निकाल दें बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो हमारी स्लोप आ जाएगी, उस स्लोप आ जाएगी तो वेलोसिटी आ जाएगी। वहीं अगर हमें बोला जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है विद इन अ गिवन टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, ये T1 है, ये T2 है। इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट कितनी अकर हुई है वो निकालनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो ये डिफरेंशिएशन से नहीं निकलेगी, इसको हमें इंटीग्रेशन का यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन यहां यूज होगी। पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकल गई, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन निकालनी है तो हमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में रिवर्सिबल है। मतलब अगर मैंने वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का इंटीग्रेट किया है, डिफरेंशिएट किया है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें डिफरेंशिएट किया तो हमारी वेलोसिटी आ गई। तो यही अगर हम उल्टा करेंगे कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारी पोजीशन आ जाएगी। यही चीज समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन सीखते हैं क्या होता है। तो वो यही सेम हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं यहां पर। अब T1 और T2 के बीच में हमें पोजीशन चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है T1 और T2 के बीच में। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, यहां पर बहुत छोटी सी स्ट्रिप है, बहुत पतली सी, साइज 0 है, dt टाइम की, ठीक है, dt टाइम की हमने बहुत छोटी सी स्ट्रिप ले ली। ये जो था सपोज v1 थी यहां पर वैल्यू वेलोसिटी की, v1 वेलोसिटी की वैल्यू थी। ये इतनी पतली स्ट्रिप है कि dt की वैल्यू है 0.0000000001 सेकेंड, बहुत छोटी, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रिप को थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं तो हम देखेंगे कि ये स्ट्रिप का जो टॉप है ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि इस ग्राफ को अगर तुम जूम करोगे, इस ग्राफ को अगर हम जूम करते हैं तो जूम करके ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसा स्टेप्स से बनेगा। कभी किसी ग्राफ को हमारा इंटरनेट गूगल पे अगर हम फोटो को किसी को जूम करके देखें तो तुम ध्यान से देखोगे कि वो एक ऐसे स्टेप्स में बनेगा। बेसिकली होता क्या है कि बहुत छोटे टाइम के लिए
ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर v1 थी ना, ये कांस्टेंट होती है यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कांस्टेंट होती है बहुत छोटे से टाइम के लिए, इतने छोटे टाइम के लिए। तो ये कोई पर्टिकुलर मेजर नहीं है छोटा सा टाइम, मतलब बहुत छोटा टाइम, एक एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया। तो ये बहुत छोटे टाइम के लिए जब यहाँ पर हम वेलोसिटी देखें तो वो कांस्टेंट होगी, मतलब v1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पर तो चेंज हो रही है ना, यहाँ पर कुछ और थी, यहाँ पर v1 थी, यहाँ पर कुछ और है इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन इस छोटे से टाइम के लिए वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं है तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गई, और अगर v1 है और इसकी जो विड्थ है वो dt है, राइट। v1 क्या है, इसकी हाइट है। तो यही अगर हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, v1 dt। v1 dt इसका एरिया निकालेंगे तो ये जो एरिया है वो हमें क्या बता रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होती है, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रही है कितने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, ठीक है। dt टाइम के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गई यहाँ पर। वो मिली कैसे, एरिया से। अगर हम t1 से t2 के बीच में सारा का सारा एरिया, टोटल एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। t1 से t2 के बीच में हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। लेकिन इन सारे स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा, इन सारे स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा। अब ये सारे स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने तो बैठेंगे नहीं, बेसिकली वहां पर हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। एक हमने सुना होगा समेशन, समेशन समेशन xi, ऐसे हम लिखते हैं सारे x को, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, इन सबको ऐड करने के लिए हम समेशन लिख देते हैं i इज इक्वल टू 1 to n, ये लिख देते हैं, राइट। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ n तक। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नंबर्स इसमें बहुत सारे हैं, x1, x1.1, x1.12, x1.1345, मतलब x1 है, x1.1 है, x1.235, x1.23578, बहुत सारे हैं। ऐसे ही x2.23578 भी होगा, 2.235 भी होगा। तो अगर कॉन्टिन्यूअसली देखा जाए, ये क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, 1 2 3, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज के अंदर देखा जाए कि 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है 1 और 2 के बीच में, 1.16, 1.16, 7, 8, 9, 10, 1.16, 7, 8, 6, 7, 5, 4, कुछ भी हो सकता है। तो वो कॉन्टिन्यूअस वे के अंदर हमने t1 से t2 के बीच में टाइम देखेंगे तो बहुत सारे टाइम आएंगे। तो इन सबकी स्ट्रिप्स को लेके, छोटी छोटी स्ट्रिप्स को लेके अगर हमने एग्रीगेट करना है, मतलब उसका टोटल एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन यूज होगी। तो ये समेशन का साइन कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे इंटीग्रेशन में हो जाता है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। अगर हम इसी को इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं उस ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, v1 dt, सॉरी vt dt, t1 से t2 तक। अब v क्या है, t के साथ चेंज हो रहा है ना, टाइम चेंज हो रहा है तो v भी चेंज हो रहा है। तो v इज फंक्शन ऑफ t, t के साथ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dt, इसकी इंटीग्रेशन कर दी हमने। पहले क्या कर रहे थे, हम पोजीशन की डिफरेंशिएशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिससे वेलोसिटी निकाल रहे थे। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी की इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो चीज होती है यहां पर आती है इंटीग्रेशन के साथ, कि dt या ds लिखा हुआ है या dsx लिखा हुआ है, कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है इसकी जगह पे, जो उसके साथ में क्वांटिटी होती है उसको कहते हैं इंटीग्रैंड। ये इंटीग्रैंड होता है। इस इंटीग्रैंड की इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ vt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, जिससे हमें क्या होगा कि t1 से t2 के बीच में सारा का सारा एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया, और डिफरेंशिएशन हमें क्या देती है, स्लोप।
राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रैंड वी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, एरिया। एरिया से क्या निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ये वी टी डी टी क्या है, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का साइन, यूनिट, और सेकेंड टाइम का। क्या आया, मीटर आया। मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। वी टी डी टी क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो दे रहा है। और ये सारे का सारा जो एरिया है वो सारा हमें प्लस कर दिया, सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दिया इंटीग्रेशन के यूज से, तो हमें एरिया मिल जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होती है वो आगे हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमने 4 चीजें ध्यान पे रखनी है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सबसे पहले तो जो इंटीग्रेशन है वो हमें क्या देता है, एरिया देता है, और जो डिफरेंशिएशन है वो हमें स्लोप देती है। दूसरी चीज, समेशन वाला जो साइन होता है डिस्क्रीट के अंदर ऐसा होता है, और कॉन्टिन्यूस के अंदर, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज के लिए इंटीग्रेशन बन जाता है, वो समेशन जो है वो इंटीग्रेशन बन जाता है। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तीसरी चीज ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एंटी होते हैं, मतलब इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। मतलब अगर हमने एक फंक्शन है टाइम का, इसकी डिफरेंशिएशन करी टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें आया एक और फंक्शन आया एफ टी, स्मॉल एफ टी ले लिया हमने। अब यही अगर हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब एफ टी की इंटीग्रेशन करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो हमें मिला कैपिटल एफ टी। मतलब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, या आएगा एफ टी प्लस सी। ये सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने ऐड क्यों किया इसके साथ, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो वो वीडियो देखनी बहुत जरूरी है ये लेक्चर समझने के लिए, कि अगर हम कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करें तो वो 0 आता है, ठीक है। तो जब हमने इसकी डिफरेंशिएशन करी तब भी एफ टी आएगा, और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी एफ टी आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऐड होता है हमेशा साथ में रिजल्ट में, तो कुछ भी हो सकता है वो 5, 6, 7, 8, कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट, या तो एफ टी आएगा या एफ टी प्लस सी आएगा आंसर, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। और ये हमने समझ लिया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन एफ टी की, कैपिटल एफ टी की करिए तो हमें क्या मिला, स्मॉल एफ टी। अगर स्मॉल एफ टी की इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ टी मिल जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन तो बहुत हर फंक्शन की ऑलमोस्ट हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन देखें तो कई फंक्शंस की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक फंक्शन लिया ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आए। मतलब ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ये मिले, मतलब ये वाला मिले, ये एफ टी हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी, है ना। तो एफ टी हमारा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये स्मॉल एफ टी, और ये कैपिटल एफ टी इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता कि किसी की फंक्शन की डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाए, राइट। तो इसलिए ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, डिफरेंशिएशन तो ऑलमोस्ट हो जाती है सब, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कि जो हमारी डिफरेंशिएशन है वो स्लोप देती है, और इंटीग्रेशन हमें क्या देती है, एरिया, और जो समेशन है वो इंटीग्रेशन बन जाता है कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए। और
जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो रिवर्सिबल है, मतलब एंटी डेरिवेटिव्स हैं, एंटी हैं आपस में। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एक की डिफरेंशिएशन करी तो जो फंक्शन निकला और उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा जिसकी हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, और इंटीग्रेशन काफी फंक्शंस की नहीं हो सकती। तो आइए अगर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, जिससे इंटीग्रेशन आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए बड़ा इजी होगा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में रूल्स पढ़े थे वैसे इंटीग्रेशन में भी पढ़ते हैं। और अभी हम सारा का सारा इनडेफिनिट इंटीग्रल्स करने की बात कर रहे हैं। अब वो क्या होता है सर? इनडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ते हैं पहले। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं? बेसिकली हमने पहले अभी पढ़ा था ना, T1 से T2 तक हम लिमिट ले रहे थे, इसको लिमिट्स कहते हैं। लिमिट ले रहे थे ना, bt dt। T1 से T2 के बीच में हम एरिया निकाल रहे थे। लेकिन अगर ये लिमिट्स ना लगी हो तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट भी पढ़ेंगे आगे, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ते हैं। इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल्स के बीच में कुछ भी नहीं है फर्क, बस लिमिट्स लग जाती है और लास्ट में हम वो लिमिट्स आंसर में पुट कर देते हैं। शुरू करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल से। सबसे पहला रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है? अगर हम किसी क्वांटिटी x रेज़ टू पावर n है, इसको dx के साथ इंटीग्रेट करते हैं। dx x रेज़ टू पावर n को x के साथ हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट्स नहीं लगी हुई, इनडेफिनिट है, तो क्या आता है? इसकी पावर को हम +1 कर देंगे, n+1, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर के अंदर ही हम सेम चीज लिख देंगे, प्रोवाइडेड ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब n इज नॉट इक्वल टू -1। जब n इज इक्वल टू -1 है उसका भी मैं बताऊंगा, लेकिन n इज नॉट इक्वल टू -1 है तो ये वाला फॉर्मूला है। कैसे? x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू, यही इसी की पावर जो है n+1 कर देंगे और वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कोई और भी क्वांटिटी हो सकती है, t रेज़ टू पावर n dt क्या होगा? t रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। प्लस c भी आता है, ठीक है। कांस्टेंट हमने देखा था साथ में आएगा, ये सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए आएगा प्लस c, डेफिनिट के अंदर कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है। तो t n+1 अपॉन n+1, ये तो उसकी पावर जो है वो हमने ऐड कर दी 1 से, और नीचे डिनोमिनेटर में वही चीज लिख दी है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, x², तो क्या होगा? x2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, तो क्या है? x³ अपॉन 3 प्लस c। x रेज़ टू पावर 1 dx क्या होगा? जल्दी से निकालो इसको, x रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। यही अगर हमने dx, x है ही नहीं यहां पर, तो बेसिकली हम यहां कह सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है, और ये 1 को हम x रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, राइट। तो क्या होगा? ये x रेज़ टू पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c, तो क्या है ये? x रेज़ टू पावर 1 प्लस c, ठीक है। बट n इज इक्वल टू -1 नहीं होता। अब -1 का केस देखते हैं कि -1 जब होगा तो क्या होगा। इसको नोट कर लेना पॉज करके।
अगर x रेज़ टू पावर -1 होगा तो 1/x dx, राइट, नीचे आ गया x। तो इसका आंसर क्या होता है? log बेस e mod x प्लस c। अब ये मॉड क्या है? मॉड देखते हैं, मॉड क्या है। मॉड किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाया जाता है। अगर हमने लिखा मॉड -7 इज इक्वल टू 7, ठीक है, और मॉड 7 इज ऑल्सो इक्वल टू 7। मॉड बेसिकली मैग्नीट्यूड बताता है, साइन हटा के भी उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये कैसे आया? अगर हमने लॉग बेस ई एक्स की डिफरेंशिएशन करी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आता है? 1/x, राइट, फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 है तभी log ex, log बेस ई एक्स डिफाइंड है, ठीक है। फॉर x लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यूज के लिए लोगैरिथम वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो d/dx, अगर x नेगेटिव है तो हम लिख देंगे -x। जो इसकी डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है? -1/-x, वो भी आती है 1/x, ठीक है। इसके लिए डिफरेंशिएशन का जो वीडियो है वो देखनी जरूरी है। 1/x, तो ये x क्या है? लेस देन 0 है यहां पर। तो इसमें हम देखेंगे कि log बेस ई एक्स के लिए जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x आया है, और log बेस ई माइनस एक्स के लिए भी डिफरेंशिएशन 1/x ही आया है। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ये आएगा या ये आएगा? ऑब्वियसली log e mod x हमने लिख दिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर x नेगेटिव था, नेगेटिव और नेगेटिव क्वांटिटी -7 फॉर एग्जांपल, तो 7 आ गया, और यहां पर x पॉजिटिव था तो mod x हमने लिख दिया इसलिए, ठीक है। इसकी जब हमने इंटीग्रेशन करी तो ये आना चाहिए फंक्शन, तो हमने mod x लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं e⁻x एक्सपोनेंशियल के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों कुछ नहीं होती, सेम ही होती है, सेम ही आ जाएगा e⁻x, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए देखते हैं। अगर cos x dx है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है, तो cos की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन होगी, साइन x प्लस सी। इंडेफिनिट है इसलिए प्लस सी लगा रहे हैं। अच्छा, साइन x dx की क्या होती है? cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन x, राइट, सॉरी, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होती है, तो साइन x की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस cos x। यहां पर अगर हम देखें डिफरेंशिएशन तो d/dx ऑफ साइन x क्या होता है? cos x होता है, और d/dx ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन x। अगर हमने साइन x की इंटीग्रेशन करी तो ये माइनस वहां चला गया, तो माइनस cos x आया हमारा आंसर, और हमने cos x की इंटीग्रेशन करी तो sin x आया, राइट। cos x की इंटीग्रेशन करी तो sin x आया, sin x की इंटीग्रेशन करी तो माइनस cos x आया। ऐसे ही secant x tan x dx क्या होगा? secant x प्लस c। secant x की जो हमारी डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है? secant x tan x। तो secant x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी? secant x, ठीक है। cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec x प्लस c, ठीक है। आगे चलते हैं।
सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tan x प्लस सी। आगे देखें तो cosec स्क्वायर एक्स dx, तो इसका क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करी तो माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। नोट कर लो पॉज करके, पॉज करके नोट कर लेना। चलो आगे देखते हैं और थोड़े से रूल्स, फिर क्वेश्चंस करेंगे। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में बसाया फिजिक्स ने। अगर हमने कांस्टेंट की इंटीग्रेशन देखी तो इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता था। तो इसकी तो इंटीग्रेशन थी x, तो सी एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट है, इसको c1 ले लेते हैं, और जो अलग से जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आया वो c ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमने सी यू लिखा dx, वेयर u इज अ फंक्शन ऑफ x, u डिपेंडेंट है x पे, जैसे v t पे डिपेंडेंट था, vt dt, तो u कोई फंक्शन है x का और c कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं, u की तो इंटीग्रेशन होगी, c बाहर आ जाएगा। वहीं अगर u और v दो फंक्शंस हैं x के साथ, अगर हमने इनको सम में लिख दिया और सम में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। क्लियर हो गई बात? तो नेक्स्ट, अगर यही सम के साथ साथ हमने सब्ट्रैक्शन में देख लेते, उसमें भी u dx माइनस v dx। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लेना। हाय हाय फिजिक्स, हाय हाय फिजिक्स, तुम्हें तो यही लगता होगा हाय हाय फिजिक्स, या फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगती है। अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए ही, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ही कर रहे हैं। फर्स्ट, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये सॉल्व करना है हमें, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका dx। तो अभी हमने u माइनस वी का देखा था, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कट के x हो गया सिर्फ, राइट, तो ये dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये u हो गया और ये v हो गया, बीच में माइनस आ गया, और ये तो हमें करना आता है,
एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 पावर है 1 + 1 अपॉन 1 + 1, राइट, माइनस ये क्या है, एक्स रेज़ टू पावर -2 dx, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसमें भी +1 कर देंगे, तो क्या आएगा -2 + 1, तो -1 अपॉन -1, ठीक है, यही था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी आ जाएगा। लास्ट में हमने दोनों के लिए सेम कांस्टेंट ले लिया, मतलब इसका भी कांस्टेंट और इसका भी कांस्टेंट कंबाइन होके सी आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। बी देखते हैं, बी x2 अपॉन 3 प्लस 1 dx, तो कैसे आएगा, x2 अपॉन 3, ठीक है, dx प्लस 1 dx, तो x2 अपॉन 3 प्लस 1, पावर आ गई इसकी 2 अपॉन 3 प्लस 1, अच्छा प्लस ये x रेज़ टू पावर 0 था, तो x0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस, तो क्या हुआ, ये 5 अपॉन 3 और ये नीचे भी 5 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 5 हो गया यहां पर, प्लस x प्लस सी, राइट, क्लियर, पॉज करके नोट कर लेना। x3 अपॉन 2 प्लस 2 ई रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो क्या आएगा, इन सबको अलग अलग कर लेंगे, x3 अपॉन 2 dx प्लस 2 ई रेज़ टू पावर x dx प्लस यहां पर माइनस आएगा, यहां माइनस है 1 अपॉन x dx, तो क्या आएगा इसका 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, और ई रेज़ टू पावर x dx की, ई रेज़ टू पावर x एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, ई रेज़ टू पावर x ही होगी, अभी हमने पढ़ा था, माइनस इसकी क्या होती है, लॉग बेस ई मॉड x, लास्ट में प्लस सी, तो क्या है आंसर 5 अपॉन 2, तो क्या आएगा यहां पर 2 अपॉन 5 प्लस 2 ई रेज़ टू पावर x माइनस लॉग बेस ई मॉड x प्लस सी। कोसेक x प्लस कॉट x dx, तो क्या आएगा ये कोसेक स्क्वायर x प्लस कोसेक x कॉट x dx, ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर x dx प्लस कोसेक x कॉट x dx, ठीक है, कोसेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या थी,
कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी? माइनस कॉट एक्स। और कोसेक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, नोट कर लेना पॉज करके। ई पार्ट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हुआ? एक्स स्क्वायर एक्स। और ये क्या हुआ? tan x सीकेंड एक्स dx। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या हुआ? tan हो गया, और एक और कॉस था तो उसका सीकेंड एक्स बन गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? tan x माइनस sec x, और tan x क्या होता है? सीकेंड एक्स प्लस। ओके, ठीक है। अब हम करेंगे रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक्स रेज़ टू पावर 1/2 हो गया। एक्स रेज़ टू पावर 1/2, तो इसको अगर हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 3x रेज़ टू पावर 3/2। 2 प्लस 1/2 क्या होगा? 3/2 प्लस, सॉरी, 2 प्लस 1/2 क्या होगा? 5/2। 1 प्लस 1/2 क्या होगा? 3/2 प्लस 3x 1/2। यही आया। इसी की इंटीग्रेशन करनी है हमें, तो वही करते हैं। ये कौन? अच्छा, 3x 5/2 dx अलग अलग कर लिया, प्लस 2x 3/2 dx प्लस 3x 1/2 dx। ये कांस्टेंट बाहर आ गया। x रेज़ टू पावर 5/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। अच्छा, प्लस ये 2 बाहर आ गया। 3/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x रेज़ टू पावर 3/2 की 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। और इसमें भी 3 बाहर आ गया। x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। यही होगी इंटीग्रेशन। तो क्या आया आंसर? 5/2 प्लस 1 कितना हुआ? 7/2। तो क्या आया? 3
3 इंटू 2/7 हो गया तो 6/7 हो गया, x⁻7/2, ठीक है, प्लस 4/5, x⁻5/2, यही हुआ ना? यस, प्लस 2x⁻3/2, ठीक है, तो ये आंसर आ गया प्लस सी। तो एलजेब्रा थोड़ा सा समझ में आ गया हो इंटीग्रेशन में, अगर हम बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो तो वही यूज करके हम इंटीग्रल जो साइन है इंटीग्रेशन का वो अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना पॉज करके। अगला हम पार्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ही चल रहा है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये कैसे होता है? अगर हमने एक क्वेश्चन देखा साइन mx dx वेयर m इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? हमने क्या किया, mx को एक और वेरिएबल उठाया t, उससे इक्वेट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया t से। अब हमने t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे होगा? इक्वल टू के साइड वाला जो वैल्यू है वो भी डिफरेंशिएट हो जाएगी, dt बाई dx, तो ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1, तो m इज इक्वल टू dt बाई dx, राइट? तो dx क्या हो गया? dt बाई m, यही हुआ, और dx की जगह हम dt बाई m लिख सकते हैं, और mx की जगह हम dt लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये क्या बन गया? साइन t dt बाई, अब ये बिल्कुल नया वेरिएबल आ गया, साइन t की इंटीग्रेशन तो करना तो आसान है, तो क्या होता है साइन t की इंटीग्रेशन? m तो कांस्टेंट था, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो 1/m साइन t dt, क्या होगा ये? 1/m माइनस कॉस t, क्या है आंसर? माइनस कॉस t अपॉन m, और t क्या था? t में आंसर टर्मिनेट नहीं करना, आंसर खत्म होगा वापस वही चीज पे आके जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, तो क्या हुआ? माइनस कॉस mx अपॉन m, ये आंसर आ गया, राइट? सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया कि mx को हमने सब्स्टिट्यूट किया t के साथ, और जो उसकी फिर डिफरेंशिएशन कर दी x के रिस्पेक्ट में, तो हमें dx की वैल्यू मिल गई dt अपॉन m, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बाहर आ रहा है 2x और dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हमने t ले लिया और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डी टी बाई डी एक्स। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वन की डिफ्रेंसिएशन होगी 2x, एक्स स्क्वायर की होगी 2x, एक पावर कम हो जाती है ना, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है 2x, और 1 की होगी 0, ये आया dt बाई डी एक्स। तो क्या आया? 2x dx इज इक्वल टू dt, यही था 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया, और ये बन गया sin t dt। और sin t dt क्या था? माइनस कॉस ऑफ t प्लस c, और t क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस c। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे किया जाता है। cot x dx, इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। ये सारी चीजें अगर अब एक बार हम समझ लेंगे तो आगे जाके फिजिक्स में जब हम डेरिवेशंस और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हम साथ साथ में थोड़ी थोड़ी इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। 12th में आएगी इंटीग्रेशन वैसे तो मैथ्स में, लेकिन हम फिजिक्स में साथ साथ में पढ़ते हुए थोड़ी इंटीग्रेशन सीखते रहेंगे, और ये एक प्रॉपर इंट्रो आ गई है। इसमें sin x जो है वो हमने t ले लिया, अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x। cos x dx क्या हो गया? dt हो गया। cos x dx dt हो गया, तो हमारे पास क्या आया? 1 अपॉन टी dt। इससे ये बन गया 1 अपॉन टी का क्या होगा? log बेस ई टी मॉड टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू क्या ली थी? साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। एक्स अपॉन ई रेस्ट ओवर एक्स स्क्वायर dx, इसमें हमने ई रेस्ट ओवर एक्स स्क्वायर को t ले लिया। इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन तो हो सकती है। इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी? इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी? पहले तो हम एक्सपोनेंशियल को एज इट इज लिख देते हैं, ई रेस्ट ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अब यहां पर x की जगह कुछ और है तो उसकी डिफरेंशिएशन साथ में करते हैं और वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x की जगह यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर है। अगर x होता तो उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 ही आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगी 2x, तो साथ में 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा होगी इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आया dt अपॉन dx। तो इसके अंदर अब हमारा आया कि x dx किसके इक्वल हो गया? यहां पर x dx लिखा हुआ है ना, तो x dx किसके इक्वल हो गया? dt अपॉन 2 ई रेस्ट ओवर एक्स स्क्वायर के। वो क्या था? ई रेस्ट ओवर एक्स स्क्वायर को तो हमने t लिया था, तो dt अपॉन 2t के इक्वल हो गया। तो ये क्या बन गया? x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2t, और 1 अपॉन ई एक्स स्क्वायर तो वैसे भी था, ये x dx की जगह ये आ गया, और 1 अपॉन ई एक्स स्क्वायर तो वैसे भी था, तो वो था 1 अपॉन t, ये आया। तो ये किसके इक्वल हो गया? 1 अपॉन 2t स्क्वायर dt।
अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा और t⁻⁻2 आ गया। t⁻⁻2 था तो उसके साथ +1 कर देंगे, t⁻⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो क्या आया 1/2, t⁻⁻1 आया ऊपर और नीचे -1 आया, तो क्या आया -1/2 t आ गया। ठीक है, -1/2 t आ गया। ठीक है, तो माइनस, इसका आंसर मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं, -1/2 t किसके इक्वल हो गया, -1/2 e⁻x² के, प्लस c आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लेना पॉज करके। √10x अपॉन sin x cos x dx। इसमें हमने √10x को ले लिया t, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले तो हम इसकी डिफरेंशिएशन इसको x मान के कर लेंगे, तो x⁻1/2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/2 x 1/2 -1, 1/2 x की पावर -12, 1/2 √x, यही होती है। तो वैसे ही इसकी डिफरेंशिएशन हमने कर दी 1/2 √10x, x समझ के कर दी। अब tan x की डिफरेंशिएशन हम अलग से कर देंगे, तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे sec² x, तो ये किसके इक्वल हो गया, dt/dx के। ठीक है, तो हमारा जो dx आया वो क्या आया, 2dt 2 √10x dt अपॉन sec² x, यही आया। ये हम पुट कर देते हैं dx की जगह यहां पर डायरेक्टली, तो √10x अपॉन sin x cos x, अब dx की जगह हम सीधा लिख देंगे ये 2 √10x अपॉन sec² x, ये आया dx dt, सॉरी। अब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 tan x अंडर रूट हट जाएगा, डिवाइड बाय sec² x से एक cos x कट जाएगा। ठीक है, तो sin x और यहां पर क्या आया secant x, तो secant x को हमने नीचे ले जाके cos x लिख दिया, 2 tan x, ये क्या आया dt है ना, अपॉन इसको हमने नीचे cos x लिख दिया, तो sin x अपॉन cos x हो गया, तो नीचे भी tan x आ गया dt, तो ये तो कट हो गया, तो 2 dt, तो क्या है ये 2t + c, तो 2t क्या लिया था हमने 10, आंसर आया 2 √10x + c, राइट। नोट कर लेना पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
अगर इंटीग्रेशन मतलब दो फंक्शंस जो हैं u और v, पहले तो u प्लस v आ रहा था, u माइनस v आ रहा था, अब u इंटू v आएगा तो क्या होगा? उसमें हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो इसकी टेक्निक समझते हैं। u v dx, u और v दोनों के दोनों x के फंक्शन है। u इज फंक्शन ऑफ x, u इज डिपेंडेंट ऑन x और v इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन x। तो u v इंटू dx, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो हम एक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकंड। तो फर्स्ट को हम बाहर रखेंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस, ठीक है, फिर एक इंटीग्रेशन लगाएंगे और हम फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट लग गया। अब ये डिफरेंशिएशन के साथ दोबारा सेकंड की इंटीग्रेशन करके इस होल की इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब फर्स्ट को बाहर रखा और सेकंड की इंटीग्रेशन करी, यही सेम उठा के हमने यहां रख दिया और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन कर दी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसकी हमने फिर से इंटीग्रेशन कर दी dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट कौन सा लेना और सेकंड कौन सा लेना है, ये देखने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल आइलेट का। आइलेट क्या होता है? आई का मतलब इनवर्स, मतलब जैसे साइन इनवर्स x, बाद में पढ़ेंगे हम ये कॉज इनवर्स x, अभी जरूरत नहीं है। एल का लोगैरिथमिक, लॉग वाले फंक्शंस। ए का एल्जेब्रिक, टी का ट्रिगोनोमेट्रिक, ई का एक्सपोनेंशियल, मतलब जैसे EX है एग्जाम्पल के केस में। तो जो इसमें पहले आएगा u और v में, जो इसमें पहले होगा, जैसे इनवर्स पहले लिखा, यहां पर ये u है जो इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स x, और v जो है हमारा एल्जेब्रिक है, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। आइलेट के हिसाब से जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे और उसके बाद वाले हम सेकंड मानेंगे, ठीक है। वो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये u और v दो फंक्शंस हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम कैसे कर सकते हैं? कौन सा फर्स्ट मानेंगे, कौन सा सेकंड मानेंगे? आइलेट का प्रिंसिपल लगाते हैं। इसमें क्या है? एल्जेब्रिक है x और ट्रिग्नोमेट्रिक है cos x। तो फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये। a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट को हम बाहर रखेंगे और सेकंड की इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस बीच में लगा के बड़ी वाली इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो यहां पर होगा उसके रिस्पेक्ट में ही करेंगे, यहां पर x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। सेकंड वाले की फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी इंटीग्रेशन कर देंगे x के साथ, ठीक है। तो ये आया cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x, x sin x। ये भी सारा इंडेफिनिट चल रहा है, तो c प्लस सी हम लास्ट में लगाएंगे, माइनस ये तो 1 हो गया। x की इंटीग्रेशन, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 ही होती है। cos x की क्या होगी? sin x होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x
डी एक्स हो गया, ये सारा साइन एक्स आ गया, साइन एक्स डी एक्स। तो ये आया एक्स साइन एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स हो गया ये, प्लस सी। ये आंसर आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एग्जांपल नोट कर लेना पॉज करके। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक्स ई रेस्ट ओवर एक्स डी एक्स। तो आइलेट के हिसाब से ए एलजेब्रिक और एल ए टी ई, लास्ट में एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया ये और सेकंड फंक्शन ये हो, आइलेट एल ए टी ई। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को हमने बाहर रखा, सेकंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया, बीच में माइनस लगाया, फिर फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करी, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, फिर होल को इंटीग्रेट कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो x ई रेस्ट ओवर x, इसकी इंटीग्रेशन तो ई रेस्ट ओवर x ही होती है, माइनस ये 1 हो गया तो ई रेस्ट ओवर x आ गया, ई रेस्ट ओवर x dx। तो क्या आया? x ई रेस्ट ओवर x माइनस ई रेस्ट ओवर x प्लस सी। ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ई रेस्ट ओवर x साइन x dx। फर्स्ट क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, आई लेट एल ए टी ई, टी ई। तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। तो साइन एक्स को हमने बाहर रखा, ई एक्स की इंटीग्रेशन करी, माइनस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करी, ई एक्स की इंटीग्रेशन करी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों की इंटीग्रेशन कर दी मिला के, मल्टीप्लाई करके। तो साइन एक्स इंटू ई एक्स ई रेस्ट ओवर एक्स, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो ई रेस्ट ओवर एक्स ही होती है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी? कॉस एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन होगी ई रेस्ट ओवर एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी इंटीग्रेशन। अब यहां पर हम देखेंगे कि दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहां पर यूज होगा, क्योंकि फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यू और वी दोबारा बन गए। तो इसको दोबारा से हम यहां पर आइलेट लगा देते हैं। क्या आएगा हमारा? ई रेस्ट ओवर एक्स साइन एक्स, इसके लिए करते हैं, बीच में माइनस लग गया, अब यहां पर आइलेट लगाते हैं। आइलेट टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को बाहर ले गए, सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी, बीच में माइनस लगा दिया, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन कर दी, सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल इंटीग्रेशन कर दी। यहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो क्या आया? ई रेस्ट ओवर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी? माइनस साइन एक्स। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? ई रेस्ट ओवर एक्स ही dx। ठीक है, तो क्या है? ई रेस्ट ओवर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस्ट ओवर एक्स कॉस एक्स।
ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब ई रेशो ओवर एक्स साइन एक्स दोबारा से आ गया, राइट। हमने यहां पर कहीं पर गड़बड़ तो नहीं करी, ये प्लस हुआ लेकिन ये कॉमन था माइनस बाहर, तो यहां पर दोबारा माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट भी खोल दिया ना। यहां पर क्या था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन उसके बाद ये वाला जो है ये बाहर कॉमन था, तो हमने ये माइनस दोबारा लगा दिया। तो अब ये किसके इक्वल है, सारा का सारा ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, राइट। तो मैं इसको वापस उठा के यहां ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ऑफ EX साइन एक्स dx। ये पूरा का पूरा उठा के मैंने इक्वल टू के उस साइड ले गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, EX साइन एक्स माइनस EX कॉस एक्स प्लस सी लास्ट में लगाते हैं हम, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हमें इसकी इंटीग्रेशन मिल जाएगी। तो ई रेस्ट ओवर एक्स साइन एक्स dx इज इक्वल टू ई रेस्ट ओवर एक्स अपॉन 2 को मैंने कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ये पूरा का पूरा उठा के हमने इक्वल टू के उस साइड पे ले गए हैं, तो ये दोनों सेम है, ऐड हो गए, 2 नीचे आ गया, तो हमारा आंसर आ गया इससे, राइट। तो लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन या सेकंड, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, लोगैरिथमिक वाला, और ये होगा सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अभी वैसे, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, अंदर एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। तो फर्स्ट को बाहर रखा और सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करी, सेकंड की इंटीग्रेशन करी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस लॉग बेस ई एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 लॉग बेस ई एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। पहले हमने इसको एक्स एज एन एक्स लेके डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की क्या होती है, 2x होती है, तो 2x आ गई, और इसका फिर हमने अलग से आगे डिफरेंशिएट करके इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो गया, और इसकी इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसके साथ इसको हमने इंटीग्रेट करना है टोटल को, तो क्या आया, लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 2 अपॉन एक्स है, ये x अपॉन 2 है, तो एक x कट जाएगा इससे और 2 कट जाएगा, तो क्या आया, लॉग बेस ई एक्स एक्स dx। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको आइलेट से आगे हम दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, तो वही देखते हैं हम आगे। अगर कैलकुलेशन पार्ट खुद करना है तो ये वीडियो का पार्ट आगे स्किप करके देख सकते हैं सॉल्यूशन।
लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो था ही। अब फर्स्ट फंक्शन क्या है इसमें, लॉग बेस ई एक्स, और सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स ही है। ठीक है, तो दोबारा से वही करेंगे, ये माइनस लग गया यहाँ पर, इसका बाय पार्ट्स कर रहे हैं, लॉग बेस ई एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसके बीच में माइनस था जो, वो हमने यहाँ लगा दिया। तो हमने क्या किया, लॉग बेस ई एक्स को हमने बाहर लिया और एक्स की इंटीग्रेशन कर दी, तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, बीच में माइनस लग गया। फिर हमने लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ना, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो लॉग बेस ई एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन एक्स, और एक्स की इंटीग्रेशन करी तो इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको डी एक्स करना, मतलब इसके साथ इंटीग्रेशन करनी है। तो ये आया हमारे पास लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लॉग बेस ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स से एक्स कट गया, तो क्या बचा, एक्स अपॉन 2 बचा, तो 1 अपॉन 2 बाहर आया। ठीक है, और एक्स बचा सिर्फ, तो एक्स की क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारा आंसर ये आ गया, लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अगर हमने इसको लॉग बेस ई, हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या आया, लॉग बेस ई एक्स होल स्क्वायर माइनस लॉग बेस ई एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हमने कॉमन ले लिया। राइट, तो पॉज करके नोट कर लेना, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक हमारा छोटा सा पार्ट रह गया डेफिनेट इंटीग्रल्स का, वो कंप्लीट करेंगे तो ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन हमारा फिजिक्स के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को। इसमें करना हमें वैसे ही है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की तरह, लेकिन इसके अंदर हम आगे क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे आंसर में। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx को हमने इंटीग्रेट करना है 1 से 4 के बीच में, तो वैसे ही पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब जो लिमिट्स हैं आंसर के अंदर हम ब्रैकेट लगा के 1:4 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर वाली लिमिट इसके अंदर डाल देंगे, तो क्या आएगा, 4 क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, बीच में लगाएंगे माइनस, फिर ये वाली लिमिट डाल देंगे, 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो 4 का क्यूब क्या हुआ, 64 अपॉन 3 माइनस 16 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया, तो ये जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा एक न्यूमेरिक में आ जाएगा, डिजिट में आ जाएगा। तो लिमिट कैसे लगाई हमने, पहले इंटीग्रेशन करी नॉर्मल इंडेफिनिट की तरह, और फिर हमने लिमिट्स वैसी लिख दी ब्रैकेट लगा के ऊपर से। तो टॉप वाली लिमिट हमने दोनों में डाल दी, फिर बीच में माइनस लगा दिया, फिर बॉटम वाली लिमिट डाल दी। ठीक है, और फिर हमने सॉल्व कर दिया, इससे आंसर आ जाएगा। ओके।
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। x प्लस ई रेस्ट टू पावर 2x dx, इसकी लिमिट क्या है? 0 से 4 तक। तो x की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हम अलग अलग करें अगर इंटीग्रेशन तो भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x dx 0 to 4 प्लस ई रेस्ट टू पावर 2x dx, जैसे इंडेफिनिट में कर रहे थे 0 to 4। तो ये क्या आया? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 4 प्लस ई रेस्ट टू पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है? ई रेस्ट टू पावर 2x अपॉन 2। इसको 2x को हम t लेके देख लेंगे सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से। ई रेस्ट टू पावर 2x को t ले लेंगे तो ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आएगा। सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करके देख लेना। 0 to 4 तो क्या आया? 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2। बीच में माइनस आता है हमेशा। ये वाली लिमिट डाली, फिर माइनस ये वाली लिमिट डाली, तो ई रेस्ट टू पावर 4 to the 8 अपॉन 2 माइनस ए रेस्ट टू पावर 0 अपॉन 2। तो क्या आया? 16 अपॉन 2 प्लस ई रेस्ट टू पावर 8 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो क्या आया? 15 अपॉन 2 प्लस ई रेस्ट टू पावर 8 अपॉन 2। पॉज करके नोट कर लेना। इसमें हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल्स भी करेंगे, क्योंकि इनडेफिनिट की तरह पहले सॉल्व करते हैं, फिर डेफिनेट के अंदर हम लिमिट्स को आंसर में डाल देते हैं। तो रूट एक्स प्लस 2 को क्या ले लिया हमने? t ले लिया। तो क्या हुआ? रूट एक्स प्लस 2 क्या t लिया तो x प्लस 2 क्या हुआ? t स्क्वायर हो गया, राइट। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी एक्स प्लस 2 dt स्क्वायर अपॉन dx। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आई? 1 इज इक्वल टू dt स्क्वायर की क्या आई? 2t dt बाई dx। पहले x लेके कर लिया हमने, ठीक है, x स्क्वायर, तो 2t आ गया dt बाई dx। ठीक है, तो हमारा dx की वैल्यू क्या आई? 2t dt, राइट। वही हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो क्या बन गया ये? 0 to 2 x क्या था यहां पर? x क्या था? t स्क्वायर माइनस 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा? t स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, रूट x प्लस 2 की जगह क्या आएगा? t, और dx की जगह क्या आएगा? 2t dt, 2t dt। तो ये क्या बन गया? 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 dt, 0 to 2। ठीक है, इसको खोल लेते हैं। 2t रेस्ट ओवर 4 माइनस 4t स्क्वायर dt, 0 to 2। अच्छा, ये 0 to 2 जो है वो मैंने गलत लिखा है, क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो भी तो चेंज होंगी। जब x 0 था तो t क्या था? √2, तो यहां पर आ जाएगा √2। और जब x 2 था तो t क्या था? 2 के इक्वल था, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 के। तो यहां पर लिमिट्स आ जाएंगी √2 और 2, √2 से 2 तक। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं जो नॉर्मली इंडेफिनिट की तरह। 2t रेस्ट ओवर 5 अपॉन 5
-4 t⁻³ तो ये आया √2 से 2 तक। इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं ऊपर। 2t⁵/5 4t⁵3/3 तो √2 से 2 तक। अब तो t से x में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लिमिट्स ही चेंज कर दी थी, तो यही लिमिट सीधे डाल देते हैं। तो 2/5 t⁵5 है तो 2⁵5 ठीक है -4 2⁵3/3 इसको माइनस करेंगे, फिर √2 वाली लिमिट डालेंगे। 2 √2⁵5/5 -4 √2⁵3/3 तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब हमने t की जगह x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने सीधा लिमिट्स ही चेंज कर दी थी और लिमिट ही डाल सकते हैं। अब t के रिस्पेक्ट में हमने ले लिया था, राइट। तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहां हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है फिजिक्स के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतनी ही इंटीग्रेशन काफी है, बाकी आगे हम फिजिक्स करते करते ही काफी चीजें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू। I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.